नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। मैं हूं दीपाली। नमस्कार, मैं हूं सुमित। और बात करें अगर भारतीय बाजारों की, तो जिस तरह से रुपए के अंदर लगातार कमजोरी बढ़ी हुई है, इनफैक्ट जो रुपए का आज का लो है वो करीब 61.86 के आसपास है और 19 स्तरों के आसपास रुपया भी कामकाज भी कर रहा है। जिस तरह रुपए में कमजोरी बढ़ी है वो भारतीय बाजारों पर भी पैन आउट होती दिख रही है। सेंसेक्स 256 अंक नीचे है, निफ्टी 88 अंक नीचे, मिड कैप इंडेक्स 141 अंक नीचे और साथ साथ तमाम इंडिसेस लाल निशान में है। सबसे कम गिरावट जो कि आईटी स्पेस में देखने को मिले, लेकिन बाकी सभी इंडिसेस के अंदर तेज गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इस गिरावट के अंदर आपकी रणनीति क्या हो, इस पर तो हम बातचीत करेंगे ही। हमारे जानकार भी हमारे साथ मौजूद है और साथ ही साथ इस गिरावट में आंकड़े क्या कहते हैं, खासतौर से डेरिवेटिव साइड पर इससे बातचीत करने के लिए वीरेंद्र भी हमारे साथ मौजूद हैं। वीरेंद्र, बाजार दिन के निचले स्तरों के आसपास ही मूव करते हुए दिखाई पड़ रहा है, क्या आंकड़े कहते हैं? देखिए, जो स्टैटिस्टिक्स हैं डेरिवेटिव से और जो चार्ट्स हैं वो काफ़ी कमज़ोर पड़ रहे हैं। ये इंडिकेशन मिल रहा है कि बाजार पेनफुल दौर से गुजर रहा है और यहाँ से बहुत दूर नहीं सुमित, हार्डली 10 अंक दूर एक बहुत क्रिटिकल लेवल है जो कि अगर ब्रेक होता है तो पेन बहुत बढ़ेगा इस सिस्टम में। मैं पहले आपको इंडिकेट करूं कि वो लेवल क्या है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो चार्ट है, अगर आपकी स्क्रीन पे देखें सुमित, ये 5598 पे हम कारोबार कर रहे हैं और इस चार्ट को आप गौर से देखें सुमित, ये जो येलो एवरेज है दैट इज 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज फॉर निफ्टी, यानी 55-98 पे कारोबार कर रहे हैं और ठीक यहां से 10 पॉइंट नीचे आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वो वॉलेट होता है तो सुमित जो चांसेस है वो जी चलो, तो फर्दर जो गिरावट है वो एक्सटेंड होते दिखाई पड़ सकती है। 5200 की पुट में जो एक खरीदारी है वो कुछ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है, लेकिन इस बीच 237 अंक नीचे अब सेंसेक्स आ चुका है। मिड कैप इंडेक्स पे 136 अंक नीचे है, करीब फीसदी के लिहाज से 2% नीचे कामकाज करते हुए। कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं। खासतौर से जो गिरावट है उसके लिए कई सारे अहम रीजन भी दिए जा रहे हैं। पहले उन खास अहम रीजन जो है उनके ऊपर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला है रुपया, जो कि लगातार रुपए के अंदर कमजोरी देखी जा रही है। वो एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कि भारतीय बाजारों के अंदर पैन आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, कुछ और जो आंकड़ों की अगर बात करी जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट, जो कि बीते 2 सालों के अंदर दोगुना हो चुका है। करंट अकाउंट डेफिसिट भी भारतीय बाजारों के लिए एक नेगेटिव फैक्टर प्ले आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसके अलावा जीडीपी की जो ग्रोथ है वो 5% रह गई है, जो कि 10 साल में सबसे कम है। ये एक और ऐसा फैक्टर है जो कि भारतीय बाजारों में या फिर अर्थव्यवस्था के ऊपर एक नेगेटिव फैक्टर प्ले आउट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ सर्विस पीएमआई, ये एक और ऐसा नंबर है जिसके आंकड़े कल आए थे और यहाँ पर भी जो आंकड़े आए हैं वो 2009 के लेवल तक पहुंच चुके हैं। महंगाई दर हालांकि बीच में स्टेबल हुई थी, लेकिन अब दोबारा यहाँ पे महंगाई दर के अंदर कुछ बढ़त आते हुए दिखाई पड़ रही है और अप्रैल 2009 के बाद पीएमआई भी कमजोर होते हुए दिखाई पड़ रही है। और आखिरी फैक्टर है आईआईपी, जहाँ पे 11 महीनों के निचले स्तरों पर ये कामकाज कर रहे हैं। तो तभी करीब 6 ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था में धीमापन और एफआईआई की तरफ से लगातार आउटफ्लो जारी है। बिल्कुल, दोनों ही एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश सिंह है टेक्निकल एनालिस्ट, ऐसा सिद्धार्थ राजपुरोहित भी हैं सीनियर रिसर्च एनालिस्ट दी मार्केट से। दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत है। ब्रजेश, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। 5600 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बताया जा रहा है, ज्यादा जानकार ऐसा मान रहे थे। सुबह हमारी जब बातचीत हुई थी, अगर 5600 का लेवल टूटता है तो जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। अभी अगर निफ्टी की बात करें तो उन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहा है, 5602 का मौजूदा लेवल है। आगे की चाल निफ्टी की आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपाली जी, अगर हम चार्ट की बात करते हैं तो वीकली चार्ट को अगर हम देखें तो 2012 से उसमें एक अपट्रेंड फॉर्मेशन हुआ था, जो कि एक लोअर टू हायर बॉटम, हायर टू हायर टॉप फॉर्मेशन हुआ था। अभी पिछला 1-2 हफ्ते का अगर हम देखते हैं तो उसमें जो 6229 का जो टॉप बना था उसको वॉलेट किया था, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाए थे और जो टॉप बना था वो लगभग 6093 का बना था। अब की और अगर हम लो की बात करें तो 5566 का लो इस समय होल्ड ऑन कर रहा है। तो मेरा यही मानना है कि अगर वो होल्ड ऑन करता है तो एक डेड कैट बाउंस आ सकता है जो कि 5720 5730 तक लेके जा सकता है। इनकेस अगर वो नहीं आता है देन प्रोबेबिलिटी लग रहा है चार्ट पे कि इस बार वो भी एक जो लेवल है वो भी ब्रेक हो सकते हो जाएगा 5500 का और वी माइट ट्रेड समवेयर ऑन 5470 5460 लेवल। तो प्रोबेबिलिटी यही है कि आज एक आध दिन में अगर ये वॉलेट नहीं हुआ 5566 का जो लेवल है, जो लो बचा हुआ है, अगर वहां से बाउंस भी आएगा तब भी मेरा यही राय रहेगा ट्रेडर्स के लिए कि एक डेड कैट बाउंस है, उसमें अगर आप फंसे हुए हैं तो लॉन्ग की पोजीशन तो एक बार एग्जिट कर लें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चार्ट पे नेगेटिव ही लग रही है ना कि पॉजिटिव साइड, जहां से ज्यादा चांसेस ऊपर जाने के कम है और डाउन साइड ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा हैं।
चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे, लेकिन आपको दिला दें कि जिस तरह की गिरावट है बाजारों में, इन गिरावट में आपकी रणनीति क्या हो, आप किन शेयरों में पैसा लगाएं, किन से रहें दूर, इन सब पर आप बातचीत कर सकते हैं। और इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना भी काफी आसान है। आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना सवाल लिखना है, तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर देना है 57575 पर। और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर जो कि है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर से आप कॉल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं और पहले कॉलर अरुणा हमारे साथ मौजूद है फरीदाबाद से। अरुणा नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। नमस्कार जी नमस्ते जी, मुझे ये जानना था कि मेरे पास पेट्रोनेट के 160 रुपीज पे 153 शेयर्स है जी। मुझे ये जानना था कि इसको होल्ड किए रखूं या इसे क्विट करना अच्छा रहेगा। जी सिद्धार्थ आपके पास आना चाहेंगे। पेट्रोनेट LNG आप क्या राय रखते हैं? 160 के स्तर पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए, मौजूदा स्तर 116 का है, क्या करना चाहिए? देखिए, करंट जो इंडिया में गैस डिमांड बहुत अच्छी है और इंडिया में एक्सपोर्ट करने में पेट्रोनेट LNG सबसे बड़ी कंपनी है। जहाँ तक अगर इसके इस क्वार्टर के अगर फाइनेंशियल्स देखें तो मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर था, बट वो एक्सपेक्टेड था बिकॉज ऑफ हाई रुपी कन्वर्जन कॉस्ट। वो बट मेजर इशू जो है कंपनी में वो है कि उन्होंने जो कोची में अभी प्लांट 4500 करोड़ का डाल के 5 मिलियन टन का प्लांट खड़ा किया है, जहाँ पर रिसेंटली तमिलनाडु उनकी जो गैस पाइपलाइन है गेल की वो अभी तक तैयार नहीं हुई है, जो बेंगलोर को पूरा मार्केट जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है, जो एक नया मार्केट कंपनी को देगा। बट वो एक कंसर्न है कंपनी है। बाकी देखा जाए तो कंपनी में एक्सपांशन बहुत अच्छे पे चल रहा है, डिमांड जो है वो बहुत अच्छी है। तो आपने जो लिया है करंटली वहाँ से बहुत नीचे आ गया है, बट वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो कंपनी की जो प्रोडक्ट है नेचुरल गैस उसकी डिमांड बहुत हाई है इंडिया में, तो डेफिनेटली आप इसमें बने रहिए। और अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से 170 to 175 टारगेट दिख रहा है। अगर इसका बेंगलोर पाइपलाइन का इशू अगर रिजॉल्व हो गया तो आप 180 से 190 तक भी इसमें देख सकते हैं। रवि हमारे अगले दर्शक हैं और मुंबई से मौजूद हैं। रवि जी नमस्कार। रवि जी आप सुन पा रहे हैं? रवि जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए शायद उनसे संपर्क नहीं पा। जी रवि जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ हेलो जी जी पूछे अपना सवाल। मेरे पास इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के 5000 शेयर है 450 के भाव पर। ओके। उसको मैं 5 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ, 10 साल तक भी होल्ड कर सकता हूँ, क्या मुझे प्राइस मिल सकता है इसका? चलिए इनका सवाल है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को लेकर करीब 450 रुपए के भाव पे खरीदारी है और 5000 शेयर हैं। सिद्धार्थ आपकी राय क्या कहती है इस शेयर पर? नहीं करते। ब्रजेश आप सुन पा रहे हैं तो आपकी राय क्या है? देखिए, इसके अगर हम चार्ट की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे उन्होंने ट्रेडर्स ने जो बताया है कि वो 5 साल तक होल्ड ऑन कर सकते, तो 49 के आसपास से रैली चालू हुई थी इसकी, और जो कि लगभग 530-535 तक लेके गई थी। हालांकि मंथली चार्ट अगर आप देखें तो वहीं से वो बिकवाली आई और वो भी अभी तक कंटिन्यू ही है। हालांकि 165-170 के ऊपर अगर वो ट्रेड करता है देन आई वुड बी सेइंग दैट कि हाँ, यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि एक बार आप एक्यूमुलेशन करें और आपका जो खरीदा हुआ भाव है वहाँ से आपके कॉस्ट प्राइस नीचे आ सकती है। बट जब तक उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तो मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए कहना, हालांकि हम एज ए एनालिस्ट के हिसाब से बहुत इजी होता है बोलना कि एग्जिट कर लीजिए, बट इट इज सिंस इट इज अ हार्ड अर्न मनी, बट स्टिल इसमें चांसेस नीचे जाने के ज़्यादा हैं रादर देन अपसाइड के लिए, क्योंकि चार्ट के अनुसार लगभग ये 100 और 90 तक के लेवल चार्ट पे दिख रहे हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा कि एक बार ये से एग्जिट करके कोई अच्छी कंपनी में निवेश करें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। कोई भी निवेश करें उसका स्टॉप लॉस जरूर लगा के काम करें। जी विजेंद्र सिंह नागपुर से हमारे साथ मौजूद है। नमस्कार विजेंद्र जी। नमस्ते मैडम जी क्या सवाल है आपका, पूछिए। मैडम मेरा अडानी पावर पे है सवाल। मैंने इस पे 60 रुपीज के हिसाब से 500 शेयर्स लिए हुए हैं जी, लेकिन मुझे उसको करीबन 3-4 महीने ज्यादा हो चुका है, तो उसमें एवरेज था मेरा। तो और कितने समय के लिए आप रख सकते हैं अडानी पावर के शेयर्स को? मैडम मैं उसमें अगर कोई मूव आता है तो आप बताइए, उसमें 4 से 6 महीने रह सकता हूँ उसमें। जी सिद्धार्थ, अडानी पावर पर आपका क्या व्यू है? 60 के लेवल पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए, मौजूदा स्तर 31 रुपए का है, कुछ और समय के लिए होल्ड कर सकते हैं और 3 से 4 महीने पुरानी इनकी खरीद है। अब क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं?
करंट अडानी का अगर इस क्वार्टर का भी अगर हम रिजल्ट देखें तो कंपनी ने सिग्निफिकेंट लॉस दिखाया है, करीब 920 करोड़ का कंपनी में लॉस आया है। और अगर ये सिचुएशन देखें हम कि इसमें इंटरेस्ट बर्डन जो है कंपनी का वो भी बढ़ता जा रहा है। करीब ईयर ऑन ईयर देखें तो 740 से करीब 670 करोड़ का इस टाइम बर्डन आया था। जब इकोनॉमी में आप देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने वाले हैं, बिकॉज आरबीआई को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेना पड़ेगा रुपये को डिप्रिशिएट होने के लिए ऐसे सिनेरियो में, और जहाँ पर देखिए इंपोर्ट कॉस्ट भी इनका बढ़ेगा, इंपोर्टेड कोल, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर से आप एग्जिट कर लीजिए स्टॉक्स में। ऑल्दो गवर्नमेंट पावर सेक्टर में बहुत सारे रिफॉर्म्स लेने की कोशिश कर रही है, बट वो पूरा चैनल में अभी तक नहीं आया है। तो अडानी पावर मुझे अभी भी फंडामेंटली बहुत वीक दिख रहा है, तो आप इस लेवल पे भी आप एग्जिट कर लीजिए। इस सेक्टर से डेफिनेटली यू शुड एग्जिट। जी, इस बीच बैंक निफ्टी के अंदर जो गिरावट है कुछ बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। ओपन इंटरेस्ट साइड पे भी कुछ एडिशन हुआ है, करीब 1.95 लाख शेयर्स यहाँ पर जुड़े हैं। दिन के निचले स्तरों पे बैंक निफ्टी कामकाज कर रहा है। 3.25% गिरावट है, 9781 का स्तर है। 313 अंकों की गिरावट साथ कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी। महेश हमारे अगले दर्शक हैं और राजकोट से मौजूद हैं। महेश जी नमस्कार। महेश जी आप सुन पा रहे हैं? चलो शायद संपर्क नहीं पा रहा। सुनील भी हमारे साथ मौजूद हैं और दिल्ली से मौजूद है हमारे साथ। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार, सुनील चांदना बोल रहा हूँ मैं। जी नमस्कार सुनील जी, क्या सवाल है आपका? DLF के लेने चाहिए इन रेटों पे 4 महीने के लिए होल्ड करना। चलिए ब्रिजेश, DLF में खरीदारी करने के इच्छुक हैं, 4 महीने 52 काज कर रहा है। कि अभी भी इसमें गुंजाइश है, लगभग 110 रुपया 105 रुपये तक का लेवल दिख रहा है चार्ट पे। तो मेरा यही मानना रहेगा कि ये लेवल पे अभी भी ना रहा जाए, लगभग 110-105 के आसपास आता है, तो एक बार वहाँ एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में फिर 90 का एक अच्छा सपोर्ट है जो कि लग रहा है कि वो ब्रेक नहीं करेगा, तो उसका स्टॉप लॉस लगाइए। 105-110 के आसपास लीजिए, वहाँ से जो बाउंस बैक आएगा 10 प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि 135-140 के लेवल आपको एक मीडियम टर्म की अवधि में देखने को मिल सकते हैं। जी चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए वापस लौटेंगे तो कुछ और कॉलर्स से बातचीत करेंगे। साथ ही साथ होगा हमारा खास सेगमेंट रॉकेट शेयर। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 136 अंकों की गिरावट अब मिड कैप इंडेक्स में हो चुकी है। निफ्टी भी करीब 86 अंक नीचे है, सेंसेक्स 250 अंक नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 76 अंक नीचे कामकाज करते हुए। कुछ अहम आंकड़ों के ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। पहले तो जिस तरह से रुपए के अंदर एक गिरावट आई थी, 61-86 का लेवल भी छुआ रुपया ने, लेकिन वहां से कुछ रिकवरी आई है और रिकवरी का जो एक रीजन दिया जा रहा है कि आरबीआई ने 61-78 के लेवल्स पर स्टेट रन बैंक्स के थ्रू डॉलर्स में बिकवाली की है। ये रॉयटर्स पर डीलर्स के सोर्सेस से खबर आ रही है कि डीलर्स के हवाले से खबरें हैं कि 61-78 के स्तरों पर आरबीआई ने स्टेट रन बैंक्स के जरिए डॉलर की बिकवाली की है, जिसके चलते अब रुपए के अंदर कुछ रिकवरी आई है और जो मौजूदा लेवल है रुपए का वो है 61 रुपए 63 पैसे के आसपास। अभी कुछ देर पहले 61 रुपए 58 पैसे तक का भी यहाँ पर रुपए में मूव आया था, लेकिन उसके बाद अब दोबारा 61 रुपए 63 पैसे के स्तरों पर रुपया अब कामकाज कर रहा है। अब बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। हमारे साथ आरपी शर्मा मौजूद है मेरठ से। शर्मा साहब नमस्कार। शर्मा साहब सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन इनका सवाल एसएमएस के जरिए भी था। करीब 2000 शेयर हैं इनके पास और 20 रुपए के भाव पे करीब इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सिद्धार्थ आपकी राय क्या है जीवीके पावर के ऊपर? देखिए कैपिटल गुड सेगमेंट अगर ओवरऑल देखें तो बहुत ही बेटर डाउन सेक्टर है। जहाँ पर जीवीके पावर की अगर बात करें तो इनका जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है वहाँ पर बहुत इशू है, बिकॉज ऑफ केजी बेसिन से जो सबसे सिग्निफिकेंट फॉल आया है उसके वजह गैस का वहाँ पर, तो इनको पावर प्लांट चलाने के लिए गैस नहीं मिल रहा है। और इनके जो नए प्लांट्स हैं वो भी अभी बहुत अनसर्टेनिटी है कब इनके कमीशनिंग हो गए, तो इसमें कंपनी में डेफिनेटली बहुत इश्यूज है और नेगेटिव कैश फ्लोज है और उसके ऊपर इतना बड़ा डेट डेफिनेटली एक इशू है। तो इस जो काउंटर है डेफिनेटली आज आप देखेंगे बहुत ज़्यादा वेटेड डाउन है, इन्वेस्टर के भी बहुत लॉस है, बट कोई सेक्टर में रिवाइव आता नियर टर्म में नहीं दिख रहा है। तो मेरा यही मानना है कि इन्वेस्टर को जो भी लॉस है वो राइट ऑफ कर लेना चाहिए इस पॉइंट पे। बेटर स्टॉक्स है, बेटर सेक्टर्स है, फार्मा, आईटीसी,
उसमें एक FMCG उसमें एंटर करना चाहिए। जी। इस बीच फार्मा पॉलिसी 2012 पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। ये एक न्यूज़ फ्लैश के जरिए आप खबर देख पा रहे हैं कि 2012 की जो फार्मा पॉलिसी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से यहाँ पे जवाब मांगा है। और फार्मा स्पेस के ऊपर भी वह नजर डाल लेते हैं। खासतौर से मिड कैप फार्मा स्पेस में कुछ एक खरीदारी शुरुआती सत्र में देखने को मिली। एल्डर फार्मा करीब 5-5.5 रुपये ऊपर है। अरविंद, डॉक्टर रेड्डीज में कुछ खरीदारी है, लेकिन बाकी सभी शेयर लाल निशान में कामकाज कर रहे हैं, जिसमें ऑर्किड केमिकल, यूनिकेम लैब भी कुछ ऐसे शेयर हैं। और साथ ही साथ कुछ और शेयरों की बात करें तो डिविस लैब, सिप्ला, ये सब ऐसे शेयर हैं जहां पे कुछ प्रेशर देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट रॉकेट शेयर का। मानस जायसवाल हमारे साथ मौजूद है आज का रॉकेट शेयर बताने के लिए। मानस जी नमस्कार, स्वागत है आपका। आज कौन सा शेयर आप चुनकर लाए हैं जो रॉकेट की तरह मुनाफा दे सकता है? देखिए, एक स्टॉक है एलेंबिक लिमिटेड, जहां पर जून में भी हमने देखा था कि 19 रुपीज के आसपास स्टॉक ने सपोर्ट लेके एक अच्छी रिकवरी दी थी। और अभी भी पिछले अगर 5-6 ट्रेडिंग सेशंस पर नजर डालिए तो स्टॉक ने 19 रुपीज के आसपास ही सपोर्ट लिया। कल काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट था, वॉल्यूम्स अच्छे थे। मैं समझता हूँ ये जो रैली है ये अभी भी कंटिन्यू रहेगी और स्टॉक 23 के लेवल टेस्ट कर सकता है और उसका स्टॉप लॉस रहेगा 20 रुपीज का। जी मानव, जिस तरह से इसमें मूव आया है, करीब 7.5 से 8% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। एक अच्छी तेजी भी आज के सत्र में है और दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ये शेयर मूव भी कर रहा है। ये जो एक मूवमेंट आया है विद वॉल्यूम्स मूवमेंट है, क्या ये इसे 23 के ऊपर भी ले आ सकता है अगर कुछ एक तेजी आती है तो? देखिए, अगर टेक्निकली देखिए तो पॉसिबल है कि अगर 61.80% रिट्रेसमेंट लेवल जो कि 20 रुपीज 50 पैसे के आसपास है, अगर स्टॉक वो क्रॉस करेगा तो अपने जो प्रीवियस हाइज है 24 के वो टेस्ट करेगा। तो हो सकता है 1 से 2 दिनों में 24 के लेवल्स भी देखे जाए, पर जहां तक बात इंट्राडे की है मैं सोचता हूं 23 के लेवल्स पॉसिबल है। चलिए, फिलहाल 7% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। 21.60 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है और करीब 1.5 रुपए की बढ़त के साथ दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास ही ये शेयर कामकाज करते हुए 7.25% के आसपास की बढ़त है। मानस, रिसेंटली एक पिटाई भी देखने को मिली थी, खासतौर से पूरे ही अगर क्षेत्र की बात करें एलेंबिक, क्योंकि एलेंबिक फार्मा में एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, लेकिन एलेंबिक लिमिटेड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था क्योंकि उसी ग्रुप की कंपनी है। क्या हो सकता है इसके चलते कुछ बाइंग आती हुई दिखाई पड़े? देखिए, अगर लॉन्ग टर्म चार्ट देखिए तो एक राउंडिंग बॉटम बना है 20 रुपीज और 16 रुपीज के आसपास। तो मैं समझता हूँ ये जो राउंडिंग बॉटम है ये कंफर्म कर रहा है कि जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो स्टॉक का बुलिश है और पॉसिबल है आगे आने वाले 6 से 8 महीने में हम 30-32 के लेवल्स भी स्टॉक में देखें तो डेफिनेटली एक अच्छा पिक हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। जी चलिए, शुक्रिया मानस इस स्टॉक को बताने के लिए। तो रॉकेट शेयर एलेंबिक लिमिटेड खरीदारी करके चल सकते हैं। अभी इंट्राडे हाई के आसपास से ट्रेड कर रहा है, 5.5% की मजबूती देखने को मिली। 23 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करके चले। आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद है लखनऊ से बातचीत करने के लिए। उपेंद्र जी नमस्कार। जी मैम, मेरा सवाल है कि मेरे पास लुपिन के 250 शेयर हैं 785 के भाव पर जी। और मैं इसमें 1 साल तक रुक सकता हूँ अगर ये ऊपर जाए तो। और मैम ये मेरी बाइंग प्राइस से नीचे तो नहीं आएगा? सपोज अगर मैं इसको रुकता हूँ एक साल तक तो क्या ये ऊपर जाएगा? जी नजर आपको दिलवा देते हैं। इस बीच जो खबर आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। एलएनटी के संदर्भ में खबर आ रही है कि जो एलएनटी का जॉइंट वेंचर है हैदराबाद की हाईटेक सिटी में 3 बिल्डिंग्स बेचेंगे, इस तरह की खबर आ रही है। और जो ये 3 बिल्डिंग्स हैं जिनका सेल ऑफ किया जाएगा, इनका जो टोटल एरिया है वो करीब 2.5 लाख स्क्वायर फीट है। तो इस तरह एक खबर निकल कर आती है। अब आपको यूं दिलवा देते हैं, ब्रिजेश आपके पास आना चाहेंगे। ल्यूपिन पर इनका सवाल है, इन्होंने खरीदारी की हुई है 790 के स्तर पर। कल नतीजे भी आने हैं और अनुमान है जी बिजनेस का कि जो नतीजे हैं वो अच्छे रह सकते हैं। मुनाफे में भी करीब 34% का उछाल देखने को मिल सकता है। आय फ्रंट पर भी तेजी रह सकती है। आप टेक्निकली कैसा देख रहे हैं? ल्यूपिन 790 के लेवल्स पर इन्होंने खरीदा हुआ है। मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए कि होल्ड ऑन रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा चार्ट पे। डेली वीकली दोनों ही चार्ट स्ट्रॉन्ग है। के चलिए 804 ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इनके लिए एडवाइजेबल रहेगा। अपसाइड की बात करें तो जैसे 907 का एक इसका 52 वीक हाई है, तो लगभग 900 के आसपास में इसको एक रेजिस्टेंस जोन मिलता है। अगर 910 के ऊपर ये ट्रेड करके अगर बंद देता है तो प्रोबेबिलिटी है कि ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म में 1000, 1025 तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा 840 का इनके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। 840 तक ये अगर ये ब्रेक नहीं करता है तो होल्ड ऑन रहिए। और 910 का एक इमीडिएट मीडियम एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जैसे ही बंद देता है देन प्रोबेबिलिटी इट इज हेडिंग फॉर 1025 लेवल फॉर द मीडियम टर्म टाइम फ्रेम। जी
चलिए कुछ और भी शेयरों पे अगर आप रणनीति जानना चाहते हैं या फिर आप क्या कर सकते हैं इस बाजार की गिरावट में, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना सवाल लिखकर तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर देना है 57575 पर, और साथ ही साथ 2 नंबर है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है जो कि 0545 और साथ ही साथ 01207। इन दोनों के भी हमारे जानकारों की राय जान सकते हैं किसी भी शेयर को लेकर। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। बाजार पर नजर डालें तो इस वक्त निफ्टी 85 अंक नीचे कामकाज कर रहा है, 5600 का स्तर है। सेंसेक्स की बात करें 252 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी 125 अंक नीचे कामकाज हो रहा है। वहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं और विजय पारिक हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए राजकोट से। विजय जी नमस्कार। विजय आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही है जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। एक्सिस बैंक मेरे पास 200 क्वांटिटी है, 200 नंग में, और मेरा 1203 में लिए ला है जी। नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप? 1203 पे लिए आप 2 महीने तक जी। ब्रिजेश आपके पास आना चाहेंगे, एक्सिस बैंक पर आपकी क्या राय है? 1203 के स्तर पर इन्होंने खरीदे हुए हैं शेयर्स, 2 महीने का इनका नजरिया है। मेरा यही मानना है कि लगभग 1020-1015 का जो लेवल है वो ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो लगभग अगर ये इनको थोड़ा नीचे अगर मिलता है 1060-1050 के आसपास मिलता है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन करिए, 1015 का स्टॉप लॉस बना के चलिए। अपसाइड की अगर हम बात करें तो 1110-1120 का एक रेजिस्टेंस है, और उसके ऊपर अगर ट्रेड करता है देन प्रोबेबिलिटी है कि इनको 1160-1170 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो उस ये जो स्ट्रेटेजी है इसमें इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो भी डाउन आ जाएगा, प्लस ये सेफ जोन में रहेंगे। पारस हमारे अगले दर्शक है और हमारे साथ राजकोट से मौजूद हैं। पारस जी नमस्कार। पारस जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए शायद संपर्क नहीं पा रहा, लेकिन इनका सवाल जो इन्होंने SMS के जरिए भेजा था वो ये कि ये SBI या BHEL इन दोनों में से कोई एक शेयर में निवेश करना चाहते हैं। सिद्धार्थ क्या राय है, SBI और BHEL कौन सा शेयर ज्यादा बेहतर रहेगा? करंट अगर सिनेरियो देखें जहां पर एक बहुत वीक इकोनॉमी है, इन्वेस्टमेंट साइकिल नहीं चल रहा है, दोनों एक्चुअली स्टॉक थोड़े रिलेटेड हैं, क्योंकि SBI जो है मोर ऑफ इंफ्रा लेंडर है, तो इंफ्रा में कोई भी अपटिक नहीं दिख रहा है। नियर टर्म में भी प्रोजेक्ट्स रिवाइवल एंड के कंसर्न्स बहुत हैं। तो SBI में आप देखेंगे रिसेंटली ग्रॉस NPA इनका बढ़ता जा रहा है। अभी भी जो भी PSU बैंक्स के आप नंबर देखें कंटिन्यूस, उनमें भी थोड़े बेटर ट्रेडिंग गेन्स आ रहे हैं, बट ऑपरेशन और प्रोविजन कॉस्ट बहुत बढ़ गया है। तो SBI डेफिनेटली इस पॉइंट पे भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा इन्वेस्टर के लिए। बेल की जहां पर बात करें, बहुत ही क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है बहुत पूरा आया है, ऑर्डर इनटेक भी अच्छा नहीं रहा है। ऑल्दो स्टॉक बहुत बेटर डाउन हो गया है, यहाँ से भले डाउनसाइड बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अपसाइड में भी इसका थोड़ा कैप्ड है, मीन्स तो कम से कम अभी एक PSU और कैपिटल गुड सेगमेंट से इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए दोनों सेगमेंट में। रवि कुमार देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। रवि नमस्कार। नमस्कार मैम जी, सवाल पूछिए। मैम ये फर्स्ट सोर्स के बारे में पता करना था, ये अगले 3 साल के लिए कैसा रहेगा ये? आपने क्या इसमें निवेश किया हुआ है? ये 500 है मेरे पास। किस भाव पर? 10 रुपीज के। 10 रुपीज के भाव पर जी। ब्रिजेश, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन पर आपकी राय क्या होगी? 10 रुपए के स्तर पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हुए, लंबी अवधि का ये नजरिया लेकर चल रहे हैं, लगभग 3 साल का, 12 रुपए का मौजूदा शेयर प्राइस है, 2 रुपए के मुनाफे में है ये पर शेयर। क्या करना चाहिए 3 साल के व्यू से? देखिए मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए कि एक 11 रुपया 5 पैसे का एक ये स्टॉप लॉस जरूर बना के चले हैं। उसमें लगभग 9 रुपये से इसमें रैली आई थी और लगभग वो रैली 15 रुपये तक लेके गई, फिर उसके अंदर फिर करेक्शन आया। तो 11 रुपया 5 पैसे का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। लगभग 200 दिन का मूविंग एवरेज भी लगभग उसी रेंज में आता है, 11 रुपया 10 पैसा, 11 रुपया 20 पैसे के आसपास ही आता है। तो 11 रुपये 5 पैसे का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो चार्ट पे दिख रहा है वो लगभग 13.5 रुपये के आसपास है। अगर उसको क्रॉस करके बंद होता है तो प्रोबेबिलिटी है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको 17-18 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी,
आपको रणनीति मिल चुकी है और इसके अलावा भी अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर हमारे जानकारों से बातचीत करके किसी भी शेयर पर उनकी रणनीति जाना चाहते हैं तो आपको करना सिर्फ इतना है कि अपने मैसेज राइटिंग बॉक्स में जाके मार्केट लिखना है, अपना सवाल लिखकर, तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर देना है 57575 पर। और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120425823 दोनों नंबर पर आप कॉल करके भी हमारे जानकारों से बातचीत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। करीब 129 अंक नीचे है मिड कैप इंडेक्स, निफ्टी और सेंसेक्स में भी गिरा रिजल्ट आए हैं जहां पर कंपनी का जो कंसोलिडेटेड इनकम है वो करीब 9339 करोड़ रुपए आई है। और वहीं अगर घाटे की बात करें तो करीब 115 करोड़ रुपए घाटा इस तिमाही में टाटा पावर ने रिपोर्ट किया है। तो ये एक और खबर आते हुए शेयर फिलहाल 5% नीचे है, दिन के निचले स्तरों पर ही कामकाज कर रहा है। 80 रुपए 20 पैसे का स्तर देखने को मिल रहा है। बातचीत करेंगे हम टाटा पावर पर भी, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं हर घंटे मुनाफा पर। डिम्पी मौजूद है हमारे साथ इस घंटे का शेयर बताने के लिए। डिम्पी बताइए। कमेंस इंडिया को बाय कर सकते हैं यहाँ पे अगले 1 घंटे के अंदर अच्छा मुनाफा मिलने की इसलिए उम्मीद है क्योंकि काउंटर पुल बैक स्टेज में है। 395 अराउंड इसका रेट है, 95 टू 97 की रेंज में थोड़ा स्प्रेड भी है। अपने आप वॉल्यूम को एडजस्ट करके चले, 402 से लेकर 403 तक का टारगेट आपको मिल जाएगा। अगर आप स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 394 तक की रेंज का भले रख सकते हैं। कमेंस इंडिया कई सेगमेंट्स में काम करती है। इनफैक्ट इसको जो मेन डिवीजन है वो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है और उसके कई इक्विपमेंट्स को भी बनाती है। तो इस सेगमेंट में थोड़ा बहुत मार्जिन एटलीस्ट कर रखे हैं, उनका बेनिफिट्स इनको मिलेगा। पिछली बार थोड़ा स्लाइड जरूर आया था रिजल्ट में, करीब 10 करोड़ रुपए के आसपास इन्होंने घाटा दिखाया, लेकिन ओवरऑल ज्यादातर स्ट्रक्चर्स देखेंगे जो इस सेगमेंट से इनकी पीयर कंपनीज के मुकाबले आते हैं तो कमेंस इंडिया ज्यादा सही प्लेस्ड है। इसलिए शायद इस गिरावट के अंदर भी आज आप देखें 90 अंक नीचे है निफ्टी, लेकिन 1 से 1.5% की बढ़त कमेंस इंडिया में है और ये शायद मोमेंट भी जारी रह सकता है। 402-403 तक की रेंज का टारगेट रख के आप इसमें एक ट्रेड दे सकते हैं अगले घंटे के अंदर और 394 तक की रेंज का एक स्टॉप लॉस रखें। जी, एक इंटरेस्टिंग स्टॉक डिम्पी आप चुन के लाए जहां पे पूरे ही कैपिटल गुड स्पेस के अंदर तो बिकवाली है। तमाम स्पेस 2009-2008 के लेवल से पहुंच चुका है, लेकिन ये शेयर हरे निशान में इनफैक्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहा है। किस तरह की आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखती हुई दिख रही है आपको? हाँ, पुल बैक के हिसाब से एटलीस्ट इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा इसके स्ट्रक्चर को देखिए कि बहुत अच्छी पिक है। कैपिटल गुड स्पेस ऑल तो पूरी तरह से कमजोर है और सेंटिमेंटल इंपैक्ट पर्टिकुलर स्टॉक्स पर भी आता है सेक्टर का। हाँ, लेकिन आपको स्टॉक स्पेसिफिक अगर होना और कैपिटल गुड्स में कुछ अच्छा ढूंढ रहे हैं तो शायद कमेंस इंडिया पुल बैक के हिसाब से आपको पैसा दे देगा। इसलिए डेफिनेशन आप बिल्कुल ध्यान रखें, पुल बैक के हिसाब से दिया हुआ स्टॉक है, उसकी जो यूएसपी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। अगर आप हैं तो छोटे प्रॉफिट के लिए ट्रेड करें और अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें जरूर लगाएं और जैसे जैसे प्रॉफिट मिले इससे बाहर भी आते चलें। वॉल्यूम को ज्यादा ना बढ़ाएं, ये भी इसके अंदर ध्यान रखना होता है। इसलिए पुल बैक के हिसाब से 402-403 का टारगेट है, 394 का स्टॉप है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका डिम्पी इस घंटे का शेयर बताने के लिए, जो कि है कमेंस इंडिया। दिन के उच्चतम स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 396 रुपए का मौजूदा स्तर यहां पर देखने को मिल रहा है। नतीजे हम कुछ देर पहले बात करते हैं टाटा पावर के। टाटा पावर के दोनों ही रिजल्ट्स आपको पहले बताते हैं। खासतौर से कंपनी के आय अप्रैल जून में करीब फॉरेक्स घाटा जो है वो 293 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी की स्टैंड लोन आय जो है वो करीब 2484 करोड़ रुपए रही है, जो कि करीब 2190 करोड़ रुपए से बढ़कर आई है। और साथ ही साथ स्टैंड लोन आय की अगर मुनाफे की बात करें करीब 313 करोड़ रुपए से बढ़कर 357 करोड़ रुपए रही है। वहीं अगर कंसोलिडेटेड बेसिस पर बात करी जाए तो कंपनी का जो घाटा है वो 115 करोड़ रुपए रहा है, जिसके अंदर खासतौर से 293 करोड़ रुपए का एक फॉरेक्स भी इंक्लूडेड है। फॉरेक्स घाटा जो है वो भी इंक्लूडेड, इसके चलते भी कंपनी का जो लॉस है वो 115 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि 145 करोड़ रुपए के मुनाफे के मुकाबले है। वहीं अगर एबिटा फ्रंट की बात करी जाए तो कंपनी के एबिटा फ्रंट में कहीं करीब 1415 करोड़ रुपए का आंकड़ा देखने को मिला है, जो कि 908 करोड़ रुपए के मुकाबले है। यानी कि एबिटा फ्रंट पे कंपनी ने एक अच्छे इंप्रूव फिगर दिखाए हैं। और साथ ही साथ कंपनी के कुल आय की बात करें तो करीब 339 करोड़ रुपए रही है, जो कि 7253 करोड़ रुपए के मुकाबले है। तो वाई बेसिस पे अगर फॉरेक्स घाटे का जो फिगर है उसको हटा दिया जाए या फिर एडजस्ट कर दिया जाए तो कंपनी नेट मुनाफे में है, लेकिन प्राइमा फेसी करीब 115 करोड़ रुपए का घाटा देखने को मिल रहा है 145 करोड़ रुपए के मुकाबले। चलिए कॉलर से बातचीत करेंगे। इस बीच एक ब्लॉक डील हुई, इस पर नजर डाल लेते हैं। HDFC लिमिटेड पर ब्लॉक डील हुई है, करीब 2 लाख शेयरों का सौदा हुआ है 785 के स्तर पर। HDFC लिमिटेड ब्लॉक डील हुई है। वहीं आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। और अगला
रवि कुमार हमारे साथ इनफैक्ट इनसे बातचीत हो चुकी है। अगला एसएमएस है हमारे पास रीमा का एसएमएस है पुणे से। टाटा स्टील पर इनका सवाल है। 80 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं 266 के भाव पर। भी टाटा पावर के नतीजे है जो कि खराब रहे। टाटा स्टील पर इनका सवाल है जहां पर ऑलरेडी काफी गिरावट हम लगातार देखते आ रहे हैं। ब्रिजेश आपके पास आना चाहेंगे। टाटा स्टील आपकी क्या राय है? 266 के स्तर पर इन्होंने 80 शेयर खरीदे हुए हैं। देखिए दीपाली, डेली और वीकली दोनों ही ट्रेंड में ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है ये शेयर। और जैसे एक डेज पास ऑन होते एक नया 52 वीक लो ये बनाता है, राइट? इफ आई नॉट मिस्टेकन 198 के आसपास का इसका 52 वीक लो एक है। अभी भी इसमें गुंजाइश नीचे जाने की ज़्यादा है अपसाइड की अगर हम बात करते हैं, जब तक अगर 225-230 के ऊपर ये ट्रेड नहीं करता तब तक तो लॉन्ग पोजीशन बन नहीं सकती है। डाउनसाइड की बात करें तो पहला लेवल जो चार्ट पे लग रहा है, जो सपोर्ट ले सकता है वो 175 का है। सेकंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो लग रहा है चार्ट पे वो 160 का। तो मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए एग्जिट कीजिए इस शेयर से, क्योंकि डाउनसाइड ज्यादा रादर देन अपसाइड से। जी चलिए बातचीत कर लेते हैं कुछ और दर्शकों से भी। राजेंद्र हमारे अगले दर्शक है और देहरादून से मौजूद हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। सर जी राजेंद्र जी नमस्कार सर। जी नमस्कार राजेंद्र जी, पूछिए अपना सवाल। सर मेरा सवाल है सर, मैंने ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज खरीद रखा सर। ओके, किस भाव पे? राजेंद्र जी प्लीज। 80 रुपए का खरीद रखा सर। ओके सिद्धार्थ, अगर आप ट्रैक करते हैं ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज को करीब 80 रुपए के भाव पे खरीदारी है, 47 आ चुका है, रफली आधा हो गया ये खरीदारी के बाद। अगर आप ट्रैक करते हैं तो किस तरह की रणनीति रख सकते हैं इसमें? सुमित जी सॉरी, ये भी स्टॉक हम एज ए हाउस ट्रैक नहीं करते हैं। जी ब्रिजेश आपकी राय ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पर? देखिए सुमित, ये एक लो वॉल्यूम काउंटर है और लगभग 47 के आसपास का इसका 52 वीक लो है और ऑल टाइम लो लगभग 45 के आसपास का है। तो वहीं पर ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि इसमें चार्ट के अनुसार अगर हम देखें तो अभी भी गुंजाइश नीचे जाने की ज़्यादा है रादर देन अपसाइड की। 55 रुपया और 60 रुपये का इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। डाउन साइड की बात करते हैं तो 45 जैसे मैंने बताया इसका एक ऑल टाइम लो है, उसको ब्रेक करके अगर ये ट्रेड करता है तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले दिनों में लगभग आपको 32 से 30 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। मेरा यही मानना रहेगा इस काउंटर्स के लिए भी, मेरा यही मानना रहेगा इस काउंटर के लिए भी कि एक बार ये एग्जिट करें, क्योंकि डेली वीकली चार्ट दोनों ही डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो एक बार एग्जिट करके कोई आईटी काउंटर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं अपना पोर्टफोलियो। जी बिल्कुल। अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से बातचीत करने के लिए। अमित जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? अमित आपको आवाज मिल रही है? लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। जितेंद्र हमारे साथ मौजूद है अहमदाबाद से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। जितेंद्र आपको आवाज मिल रही है? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। सिद्धार्थ अशोक लेलैंड पर इनका सवाल है। 100 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं 14.5 के भाव पर, क्या करना चाहिए? देखिए, अगर ओवरऑल जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट अगर देखें तो कंटिन्यूसली ऑटो सेगमेंट में फॉल आ रहा है, मंथ ऑन मंथ भी आ रहा है, ईयर ऑन ईयर भी आ रहा है। करंट अगर सिनेरियो देखें तो कैपिटल गुड्स जो मेन कंज्यूमर्स है इनके, माइनिंग हुआ या कैपिटल गुड्स या इंफ्रा, जो एक ग्रोथ देता है कंज्यूमर व्हीकल्स को, वो डेफिनेटली फॉल में है। तो इस सेगमेंट में एज ऑफ इंडस्ट्री में हम ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। दूसरा अशोक लेलैंड की बात करें तो मार्जिन जो है उनका मतलब मार्जिन अपना लूज कर रहे हैं टोटल प्रोडक्ट में। तो ये स्टॉक कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है। डेट बर्डन भी बहुत है, जहाँ पर अभी क्वार्टर में भी इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया है। तो जहाँ पर इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है, कंपनी में ग्रोथ नहीं है दिख रही है अभी करंटली, ऑल्दो दे आर ट्राइंग टू डाइवर्सिफाई, बट इन्वेस्टर्स को अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिट कर लेना चाहिए कंपनी से। जी इस बीच टाटा पावर रिजल्ट जैसे कुछ देर पहले आए थे, आपको एक बार दोबारा कुछ आंकड़े बता दें उससे जुड़े हुए। खासतौर से कंपनी की जो फ्यूल कॉस्ट है उसके अंदर भी बढ़त देखने को मिली है। कहीं करीब 32% के आसपास कंपनी की फ्यूल कॉस्ट इस तिमाही में बढ़ते दिखाई पड़ी है। फॉरेक्स घाटा 292 करोड़ रुपए का आया है। और साथ ही साथ कुछ और अगर आंकड़ों की बात करी जाए तो कंपनी ने इस तिमाही के अंदर जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी करीब 549 करोड़ रुपए से बढ़ के 902 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। ये YOY बेसिस पे फिगर आपको बताया जा रहा है। जो बाजार में अनुमान था फाइनेंस कॉस्ट को लेकर वो कंपनी के कहीं
ऐसा अनुमान लगाया जाता है करीब स्टैंड लोन बेसिस पे 160 करोड़ रुपए के आसपास रह सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेटेड बेसिस पे हालांकि इतना बड़ा फिगर आया है, ये एक नेगेटिव फैक्टर है। शेयर करीब 6.5% नीचे कामकाज कर रहा है, 5 रुपये गिरावट, 78.80 का मौजूदा स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बातचीत करते रहेंगे कुछ और भी दर्शकों से, और साथ साथ टाटा पावर में आपकी रणनीति क्या हो इस पर भी हम बातचीत करते हैं। लेकिन आपको दिला दें कि अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मार्केट हमारा कीवर्ड है जिसके जरिए आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन मार्केट लिखें, अपना सवाल लिखकर, तमाम डिटेल लिखकर उसे SMS कर दें 57575 पर, और 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-180-3545 और 0120-425-8237। इन दोनों नंबर पे आप कॉल करके भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, हमारे दोनों जानकारों से बातचीत भी कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। बाजार पर नजर आ रहे हैं तो गिरावट अभी भी यहाँ पर इनफैक्ट और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी की बात करें 91 पॉइंट्स नीचे फिलहाल निफ्टी है, 5594 का लेवल है। सेंसेक्स में भी 272 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं मिड कैप इंडेक्स 132 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। कुछ और कॉलर्स से बातचीत करते हैं। मोहन हमारे साथ मौजूद हैं पालनपुर से। मोहन जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? चलिए कॉलर से बातचीत करेंगे। इस बीच हम रुक करते हैं, हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। एडुकॉम्प के संदर्भ में उनसे बातचीत करते हैं। दरअसल खबर इस तरह की निकल कर आ रही है कि जो एडुकॉम्प है वहां पर जो एम्प्लॉयज है उनको 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। इस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं सोर्सेज के थ्रू कि कंपनी के कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला है। कई स्कूलों से कंपनी को स्मार्ट क्लास की पेमेंट में देरी हुई है, लेकिन अब एडुकॉम्प ने इस मामले में पूरी सफाई दी। ज्यादा बातचीत करने के लिए असीम हमारे साथ मौजूद है। असीम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के जो अपडेट निकल कर आ रही है एडुकॉम्प के मामले में, पहले इस तरह की खबरें थी बाजार में कि पिछले 6 महीने से नहीं मिला है कर्मचारियों को वेतन, अब एडुकॉम्प की तरफ से कुछ सफाई इस पूरे मामले पर निकल कर आ रही है, आप बताइए। देखिए, थोड़ा सा विरोधाभास यह है कि एजुकॉम जो है एम्प्लॉय से जो है वो पल्ला झाड़ रहा है। खासतौर पर एजुकॉम का कहना है कि ये जो 6000 एम्प्लॉयज है वो उसके पेरोल पे नहीं है, स्कूल वालों ने इनको जो है वो रखा हुआ है और वही उन्हीं को यही पेमेंट जो है वो करते हैं। लेकिन खासतौर पे जो एम्प्लॉयज से हमने बात की, एम्प्लॉयज से कहना था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है एजुकॉम के साथ है, ना कि उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी स्कूल के साथ है। एजुकॉम को उनको जो है वो सैलरी देनी होती है। तो ये है कि पिछले 6 महीने से काफी सारे स्टेट्स में जो है एम्प्लॉयज है एजुकॉम के, उनको वेतन नहीं मिला। खासतौर पे एजुकॉम का ये कहना था कि स्कूल जो है वो एम्प्लॉयज का एम्प्लॉय करते हैं उनको, और उन्हीं को ये वेतन देना है। तो एजुकॉम कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से जो है वो पल्ला झाड़ रही है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाई करने की जरूरत होगी कि जो एम्प्लॉयज है वो एजुकॉम के है भी नहीं, क्योंकि एम्प्लॉयज का अभी यही दावा है कि वो एजुकॉम से उनको सैलरी मिल रही है, लेकिन पिछले उनको सैलरी बिल्कुल नहीं मिली है। जी असीम, जैसे कि आपने कहा कि पिछले 6 महीने तनख्वाहें नहीं है और स्कूल की वजह से भी यहाँ से जो पेमेंट्स नहीं आ पा रहे, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो फ्लॉ है पूरा, ये एडुकॉम्प इंडिविजुअली एडुकॉम्प की साइड से आ रहा है या फिर कुछ गवर्नमेंट सोर्सेस या फिर जो सरकार से पेमेंट आते हैं वो पूरे नहीं आ पा रहे, इसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रहा है? जी देखिए, सरकार जो पेमेंट करती है उसके एक रूल्स एंड रेगुलेशन सेट रेगुलेशन होता है, उसको पूरी प्रोसेस जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। पेमेंट रिलीज होने जो है वो टाइम जो है वो लग जाता है। तो स्कूल का यही कहना है कि वो अपनी प्रोसेस जो है उसको फॉलो कर रहे हैं, और जो टाइम लैग है वो पूरा करने के बाद जो है वो जो पेमेंट जो है वो एजुकॉम को जो है वो दे पाएंगे। तो उसको लेकर के अभी तक जो है वो मामला अभी तक लटका हुआ है, और फिलहाल यही कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये सारी प्रोसेस जो है वो फास्ट हो जाए। लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं कि एजुकॉम को कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हो सकता है कि काफी सारे एम्प्लॉयज जो है वो छोड़ करके भी चले जाए, और आने वाले दिनों में उसके लिए संकट जो है वो बढ़ सकता है। जी चलिए, शुक्रिया असीम। और कई सारी जो दिक्कतें हैं एडुकॉम से जुड़ी हुई वो इसलिए भी हैं कि कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, करीब 2000 करोड़ रुपए का कर्ज है, जबकि मार्केट कैप केवल 250 करोड़ रुपए के आसपास की है। FCCB को लेकर भी कंपनी के ऊपर प्रेशर है, जिसका रीपेमेंट भी एक बड़ा कंसर्न बना हुआ है। आपको ये भी दिखा दें कि एडुकॉम सोल्यूशन की तरफ से सफाई क्या आई है, कंपनी की तरफ से जो सफाई आई है कि पेमेंट को लेकर जितनी भी खबरें हैं उनको वो नकार रही है। पिछले 6 महीने से वेतन मिलने को लेकर जो भी खबरें आ रही हैं वो कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से नकारा गया है। कुछ स्कूलों से कंपनी को स्मार्ट क्लास की पेमेंट में देरी आई है कि ऐसी भी खबर, लेकिन बाकी जो पेमेंट है उसको पेमेंट में देरी के चलते उसको थोड़ा भुगतान में दिक्कत है, लेकिन ये भी कुछ स्कूलों से जुड़ी हुई है, सभी स्कूलों में ऐसा नहीं है। तो इस खबर को सिरे से नकारती है। और साथ साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि जो भी परिस्थितियां हैं उसको कंपनी जल्द सुलझाने की कोशिश भी कर रही है। आने वाले समय में जो भी उनकी भुगतान नहीं
स्कूल, उनकी जो सर्विसेज है उनको बंद भी कर दिया जाएगा। और ये जो भी स्थिति है इसको जल्द से जल्द कंपनी रिजॉल्व करने की भी कोशिश कर रही है और स्थिति को वापस नॉर्मल लाने की कोशिश भी जल्द कंपनी कर सकती है। जी चलिए, राहुल हमारे साथ मौजूद है पटना से, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल नमस्कार, क्या सवाल है आपका? पूछिए। मेरे नोएडा टॉल पे जैसे मैंने 22-30 के रेट पे खरीदा, 1000 से है जी। किस स्तर पर आपने खरीदे हुए हैं राहुल, क्या बताया आपने? 22-30 के रेट पे जी। और नजरिया क्या लेकर चल रहे हैं आप? मैं होल्ड कर सकता हूँ जी। ब्रिजेश, नोएडा टोल पर आपका क्या राय होगी? 1000 शेयर उन्होंने खरीदे हुए हैं 22 रुपए 30 पैसे के स्तर पर, मौजूदा स्तर 21 रुपए का है, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली, 22 रुपया और 23 के आसपास का जो रेंज है वो एक रेजिस्टेंस जोन रेंज है। हालांकि डेली चार्ट में अगर देखा जाए तो साइडवेज कंसोलिडेशन मोड में ये ट्रेड कर रहा है, तो 19.5 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रह सकते हैं। जैसे मैंने बताया 22 रुपया 23 रुपये का एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर उसके ऊपर बंद के ट्रेड करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ये है कि मीडियम टर्म में लगभग 27 से 28 रुपये तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा यही मानना रहेगा इनके लिए होल्ड ऑन रहिए, 19 रुपीज़ 50 पैसे का स्टॉप लॉस बना के चलिए। जी। इस बीच कुछ बयान भी आ रहे हैं खाद्य मिनिस्ट्री से, यानी कि फूड मिनिस्टर की तरफ से कुछ बयान आ रहे हैं। जो बयान है कि NSCL मामले पर सेबी, FMC और सरकार तीनों ही नजर बनाए हुए हैं। आगे के जो अपडेट्स आते हैं या फिर जो भी मामला है उस पर घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है और NSCL का जो मामला है उसे जल्द से जल्द तमाम एजेंसीज जो है, खासतौर से या FMC या सरकार, ये तीनों ही नजर बात नहीं है। ये फूड मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आ रहा है। लेते हैं कुछ दर्शकों से भी। CB सिंह दर्शक हैं और रांची से मौजूद हैं। नमस्कार सिंह साहब, क्या सवाल है आपका? सवाल ये था कि रैनदास की अभी परचेस करने लायक है कि नहीं, ये जानना चाह रहे थे। आपका नजरिया क्या होगा अगर आप खरीदारी करते हैं तो? क्या बोले, समझ भी नहीं है। आप कितने समय के लिए इसमें खरीद सकते हैं अगर खरीदारी करेंगे तो? 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए। सिद्धार्थ सवाल है रनबैक्सी को लेकर। इसमें निवेश है, 6 महीने का नजरिया होगा और कल इसके नतीजे भी आने वाले हैं। आपकी राय कहती है रनबैक्सी पर? अच्छा, नतीजे की बात करें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग रहते हैं बहुत। तो और दूसरी अगर देखें कंपनी के जो कंसर्न्स है, मेजरली रेगुलेटरी इश्यूज जो है कंपनी में, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। ऑल्दो अभी इनको कोर्ट से एक इन पे जो था कि मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इनके जो रद्द करने हैं उसके लिए ऑल्दो उसमें रिलीफ मिल गया था, पर अभी एक और कल देखेंगे एक और केस इन पे हो गया है जहाँ पर वो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वापस इनकी लाइसेंस रद्द करने की बात चल रही है। तो ये जो कंसर्न्स है ये कंपनी से अभी तक नहीं गए हैं। तो इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए कि कंपनी कोई क्लीन कंपनी, अच्छी कंपनी, ग्रोथ फेस में जो कंपनी है वो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए। फार्मा सेक्टर में अगर रहना चाहते हैं तो एलेम्बिक फार्मा अच्छा है, इंडोको, लुपिन, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं। जी। इस बीच बाजारों में गिरावट बढ़ी है, 101 अंक नीचे अब निफ्टी हो चुका है और सेंसेक्स में भी करीब 300 अंकों से ज्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट निफ्टी के करीब 8 ऐसे शेयर हैं जो कि हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं, बाकी 42 शेयरों में लाल निशान ही देखने को मिल रहा है। दिन के निचले स्तरों में निफ्टी पहुंच चुका है, करीब 2% के आसपास की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। 5582 का लेवल है और मिड कैप इंडेक्स 145 अंक नीचे अब कामकाज करते हुए यहां पर भी करीब 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1.5% नीचे आ चुका है, 76 अंकों की गिरावट यहां पर भी है और सेंसेक्स भी अब 313 अंक नीचे कामकाज करते हुए, यानी कि जो प्रेशर है वो फर्दर गहराते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा रुपए की अगर बात करें तो यहां पर भी 61 रुपए 63 पैसे का एक स्तर देखने को मिल रहा है। हालांकि जो दिन का निचला स्तर है 61.86 वहां से रिकवरी आई है क्योंकि आरबीआई की तरफ से जैसे खबर भी आई थी सूत्रों के हवाले से कि आरबीआई ने डॉलर बेचे हैं खासतौर से कमर्शियल बैंक के जरिए, तो ये एक रीजन है इसकी वजह से रुपए के अंदर तो स्टेबिलिटी है, लेकिन मार्केट्स में गिरावट बढ़ते हुए चली आ रही है और दिन के निचले स्तरों पर ही मार्केट कामकाज कर रहा है। करीब 101 अंकों की गिरावट है। ब्रिजेश, निफ्टी में 101 अंकों की गिरावट, अब जो नेक्स्ट लेवल रहेगा वो कहां पर आप देख रहे हैं? देखिए सुमित जी, जब शो चालू हुआ तभी भी मैंने यही कहा था कि 55-66 का जो लो है वो अभी होल्ड ऑन कर रहा है, लेकिन जिस हिसाब से अपर लेवल की हम बात करते हैं तो ये एक 5610 के आसपास भी इस समय ये होल्ड ऑन नहीं कर पा रहा है और वो उसको ट्रेड उसके ऊपर बियॉन्ड नहीं जा पा रहा है। तो प्रोबेबिलिटी लग रही है मेरे को कि एक आध दिन में ये हो सकता है कि 56-66 का जो लो बना है उसको वाइप्ड ऑफ कर दे और प्रोबेबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ ये ड्रिफ्ट हो। 5500 का पहले एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनेगा,
दूसरा अगर मेजर सपोर्ट की बात करें तो लगभग मेरे चार्ट के अनुसार 5440 5470 के जो लेवल है वो दैट वुड बी एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज पर चार्ट राइट नाउ। जी चलिए इसी के साथ यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए, वापस लौटेंगे तो कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे, बाजार पर भी नजर बनी रहेगी। लेकिन एक बार फिर इस शो में शामिल होने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास किसी भी शेयर पर कोई सवाल है, शो का हिस्सा आप बनना चाहते हैं तो SMS कीजिए, मार्केट लिखिए, अपना सवाल आप लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी शो का हिस्सा बन सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर है 012042582337। आप देख रहे हैं मार्केट हॉटलाइन। निफ्टी इस वक्त 106 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है, 5579 का लेवल है। सेंसेक्स की बात करें तो 323 अंक नीचे कामकाज हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स में भी 148 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। सभी सेक्टर इंडेक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, कॉलर से बातचीत करते हैं। शिवम हमारे साथ मौजूद है कोलकाता से। शिवम नमस्कार। शिवम आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी, सवाल पूछिए शिवम। अरविंद लिमिटेड का मेरा 200 शेयर है जी, 79 के रेट पे। 29 के भाव पर 79 और नजरिए क्या लेकर चल रहे हैं आप? 1 मंथ। ठीक है ब्रिजेश, आपके व्यू जानना चाहेंगे। 79 के लेवल पर इन्होंने अरविंद लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए हैं, मौजूदा स्तर 71 रुपए का है, क्या करना चाहिए? देखिए अगेन जो इनका जो कॉस्ट प्राइस है वो एक रेजिस्टेंस जोन की तरह ही है, जहाँ पर इनने ये लिया है 7980 का भाव। हालांकि एक डेली चार्ट पे देखें तो इस समय ये साइडवेज कंसोलिडेशन में जा रहा है, पर स्टिल मेरी एडवाइस यही रहेगी इनके लिए कि 68 का एक स्टॉप लॉस बना के चलें। एनी क्लोज अबव 79 देन प्रोबेबिलिटी है कि 84-85 तक के लेवल इनको देखने को मिल सकते। तो इस समय यही है 69 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के चलें। जी, बाजार के अंदर गिरावट गहरा रही है, करीब 106 अंक नीचे आ चुका है। अब निफ्टी सेंसेक्स में भी जो गिरावट है वो करीब 330 अंकों की पहुंच चुकी है। कर लेते कुछ और दर्शकों से भी हमारे साथ है, कानपुर से मौजूद है। मोहन जी नमस्कार। मोहन जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए संपर्क नहीं। इनका सवाल बैंक ऑफ इंडिया पर है, करीब 221 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है और 100 शेयर इनके पास हैं। आपकी राय क्या कहती है सिद्धार्थ बैंक ऑफ इंडिया को लेकर? देखिए बैंक ऑफ इंडिया ने करंट जो क्वार्टरली परफॉर्मेंस दिया है बहुत अच्छा रहा है। ऑल्दो अगर NII की बात करें तो उसमें अच्छी ग्रोथ थी। मेजर ग्रोथ जो थी अदर इनकम में थी, ट्रेजरी गेन्स उनको अच्छे रहे, 40% ग्रोथ वहाँ पर थी। बट जो कंसर्न है वो अभी भी PSU बैंक्स में जो है वो बना हुआ है। और ये भी देखिए जहाँ पर बैंक ने जो करंट ग्रॉस NPA जो रिपोर्ट किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ गए हैं। तो अभी हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमारा व्यू नहीं है, बिकॉज वी डोंट सी अगर RBI कोई ड्रास्टिक स्टेप्स न ले तो और ज़्यादा फॉल आ सकता है। बाकी दिस सेक्टर इज़ बहुत बेटर डाउन हो गया है, तो हम अभी भी स्टॉक पे न्यूट्रल है। अगर टारगेट की बात करें बुक वैल्यू के हिसाब से तो करीब 220, 250, 220 का टारगेट बनता है इसके। जी 220 तक के टारगेट्स बैंक ऑफ इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं आप। और आज जितने ही कॉलर शो में शामिल कर पाएंगे, आपकी ओर से सिद्धार्थ कोई डिस्क्लोजर? दीपाली जी, इसमें से बहुत सारे जो स्टॉक्स है हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हुए हैं। थैंक यू जी। वहीं ब्रजेश, आपकी ओर से कोई डिस्क्लोजर होगा? नहीं, मेरी जिन भी शेयरों में आज बात हुई है उनमें मेरी पर्सनल किसी में होल्डिंग नहीं है। जी चलिए, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण राय देने के लिए। फिलहाल बाजार दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप चारों इंडिसेस डे लो के आसपास ही कामकाज कर रहा है और रुपया भी अब दोबारा कमजोर हो रहा है, 61-71 के स्तर पर पहुंच चुका है। सेकंड हाफ में आपकी रणनीति क्या होगी या फिर आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं बाजार के अंदर, इन सब पर हम बातचीत करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।